रजत का यूं गुस्सा करना सुजाता को और ज़्यादा परेशान कर रहा था। चलो मेरे साथ, वह उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लाता हवेली के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ गया था। रजत बेटा, सब ठीक है ना? उस हवेली की कामनी बुआ ने रास्ता रोका। जी क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? वह थोड़ा गुस्सा होता हुआ बोला, जबकि उसकी पीठ के पीछे सुजाता छुपी खड़ी थी। अरे बेटा, सुजाता की माँ अचानक ही इस दुनिया से चली गई। बहुत अफसोस हुआ है, बेचारी अकेली रह गई। वह अफसोस से नामे सिर हिलाने लगी। ये अकेली क्यों है? वह आईब्रो को उचकाते हुए बोला, मैं हूँ उसके साथ, उसका पति, मेरी माँ नंदिनी, मेरे नाना अंकल जी, मेरे पापा, हम सब हैं उसके लिए। ये अकेली नहीं है। वह एक एक शब्द पर जोर देता बोला। सुजाता का हाथ अपने हाथ में पूरे हक से थामे अपने साथ रूम में ले गया, जबकि कामनी बुआ अपना होंठ बंद किए रह गई। जो भी करना है उसी रूम में रहकर करो, मुझे इस रूम से बाहर तुम अब दिखाई नहीं देनी चाहिए। वह गुस्से में कह रहा था, जिस पर सुजाता चुप होती एक तरफ सोफे पर बैठ गई। वह ऐसी तो नहीं थी, वह हंसमुख चंचल थी। अब तो हंसना बोलना तक कहीं पीछे छोड़ आई थी। कल तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो, मुझे जॉब करनी है। वह अचानक उसका जवाब सुनता रजत चौंका था। उसके तरफ मुड़कर बोला, क्या बोला तुमने? क्या करनी है? वह उसके सीने पर हाथ रखकर अपना गुस्सा पीते बोली, मुझे जॉब करनी है। वो फिर से बोली थी, अच्छा क्या जॉब करनी है तुम्हें? वह गुस्से के अंदाज में बोला, जो सुजाता को बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपकी एज तक पहुँचकर मैं भी आपकी तरह डिग्रियाँ हासिल कर लूँगी। उसने अपना दुखी दिल एक तरफ रखते अपने हक में बोलना अपना फर्ज समझ लिया। जॉब के साथ साथ मैं पढ़ूंगी भी। बहुत अच्छा, जॉब कौन सी मिलेगी तुम्हें? वह भी सिर्फ 12 क्लास पढ़ने के बाद? वह अभी उसका मजाक उड़ा रहा था। सुजाता को यही महसूस हुआ, कहीं भी मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, लेकिन और ज़्यादा आपके टुकड़ों पर नहीं पलना चाहती। चुप रहो सुजाता, वह दहाड़ता हुआ उसके ऊपर चिल्लाकर बोला था, जब वो सहम कर पीछे हुई थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वह उसके पास आता हुआ अपने बराबर खड़ा कर गया था। सुजाता की आंखें नम हो गई थी। क्या फालतू फालतू सोचती रहती हो? पत्नी हो मेरी, और आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। वह जल्दी उसकी बात अचानक पूरी होने से पहले बोली, अगर पत्नी ना मानता होता तो इस वक्त तुम यहाँ खड़ी ना होती। दोनों में ही कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। आइंदा दिमाग में जॉब का ख्याल नहीं आना चाहिए तो ठीक होगा। मैं तुम पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं कोई और ठोस कदम उठा लूँ। जमुना आंटी चाहती थी कि तुम ढेर सारा पढ़ो, इसलिए तुम्हें पढ़ाना है। समझ गई मेरी बात अच्छी तरह से? वह न जाने एकदम कैसे बोल गया था। सुजाता ने सर उठाकर उसे देखा। आपको कैसे पता? जितना कहा है सुन लो, सवाल जवाब मत करो। वह नजरें चुराता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसे माँ की याद आई तो वह आंसू ना रोक पाई। रजत ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। सुबह खुद उसे कॉलेज ड्रॉप करता, वापसी पर उसे लेकर आता। जिंदगी बहुत खुशी से कटने लगी थी। दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह सही, लेकिन पति पत्नी की तरह भी ना रहते थे। बस ज़रूरत के हिसाब से बात कर लेते थे। सभी घर वाले सुजाता को बहुत चाहते थे और मोहब्बत करते थे। नाना जी और नंदिनी तो उसको देख देख कर ही जीते थे। उसको पसंद नहीं करती थी, वह कामना बुआ थी। वह उनकी नज़रों में शायद उनसे उनकी बेटी की जगह ले ली थी। शाम का अंधेरा फैल रहा था। सर्दी पूरे जोरों पर थी। दिसंबर का महीना था, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मौसम भी ठंडा हो गया था। वह किचन में खड़ी अक्षरा के साथ पकोड़े बना रही थी। सर्दी के मौसम में उसे पकोड़े बनाना बहुत शौक था, और नंदिनी भी उसकी उन छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रख लेती थी। उसे देखकर मुस्कुराया करती थी। आज घर पर कोई नहीं था। न नंदिनी थी, न कामनी बुआ, न अक्षरा थी, न प्रजापति थे। सभी किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ उनके जानने वालों की बेटी की शादी थी। सभी का जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सुजाता पढ़ाई की वजह से ना जा सकी। जबकि रजत को ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, वह भी ना जा सका था। वह पकोड़े लिए बाहर गार्डन में आ गई। सर्द हवाएं चल रही थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू महसूस करती मुस्कुरा रही थी। शाम से रात होने को थी। सब नौकर अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। वह पूरी हवेली में अकेली रह गई थी। एकदम से उसका दिल घबरा सा गया था। बाहर बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। वह रूम में नहीं जा रही थी। अकेले रूम में जाने से उसे बहुत डर महसूस हो रहा था। वह बाहर ही हॉल में बैठे टीवी देख रही थी, और इसी तरह टाइम बीत रहा था। दिल में बेचैनी से रजत के घर वापस आने की प्रार्थना कर रही थी। अचानक जोरदार बिजली चमकी और पूरी हवेली की लाइट बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। सुजाता दिल पर हाथ रखे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बारिश अभी भी बरस रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो कुछ मंजर साफ होता। अब सुजाता का दिल डर से बुरी तरह कांपने लगा था।
उसे हवेली के दीवारों से भी डर लगने लगा था। सारी अकड़ एक तरफ रखते हुए रजत को कॉल मिला लिया, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। सुजाता को लगा उसे अब हार्ट अटैक आ जाएगा। बिजली फिर से जोर से चमकी थी। ऊपर से सितम की लाइट चली गई। वह चीख मारकर कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर वह अंदर जाती, गहरी सांस भरती, सोफे पर जा बैठी। डरी सहमी हुई वह उस वक्त छोटी सी बच्ची लग रही थी। काश मैं भी साथ चली जाती तो अकेली ना होती। मोबाइल की हल्की रोशनी में वह अभी बाकायदा कांप रही थी। इधर रजत को भी ऑफिस में मीटिंग में बहुत देर हो गई थी। रजत का सांस भी थम सा गया था। आज भी काफ़ी लेट हो गया था, ये जानते हुए कि हवेली में इस वक्त सुजाता अकेली है। फिर भी वह ऑफिस से वक्त पर नहीं निकल सका। अब रास्ते में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम थी। मोबाइल को चेक किया तो बैटरी लो हो गई थी। ये सब कुछ एक साथ ही क्यों होता है? आज अपनी लापरवाही पर रजत को भी गुस्सा आया था। उसे सुजाता का ख्याल आए जा रहा था। न जाने क्या कर रही होगी। उसके लिए उसका दिल बहुत परेशान था। भगवान भगवान करके जैसे ही वह हवेली पहुंचा, वहाँ घुप अंधेरा था। वह सभी नौकरों को आवाज़ दे रहा था, लेकिन उस वक्त वहाँ चौकीदार के अलावा कोई भी नहीं था। एक नौकर बारिश में भीगता हुआ बाहर आया। हवेली में इतना अंधेरा क्यों है? साहब, शायद इस तरफ का फ्यूज उड़ गया है। जनरेटर चालू कर रहे हैं, शायद उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। नौकर ये सब बताकर चला गया। जल्दी से ठीक करवाओ, ऑर्डर देता अपने गीले बालों को हाथ फेरता अंदर की तरफ बढ़ गया था। मोबाइल की रोशनी ऑन करते हुए वह कमरे में आया था। उसे अंदर आता देखकर सुजाता, जो डर कर सिमट कर सोफे पर बैठी हुई थी, जल्दी उठती उसके सीने से जा लगी। वह जो उसके लिए परेशान था, उसे यूं अपने सीने से चिपकता देखा। उसका दिल तेजी से धड़कता देखकर उसको अपने सीने से और चिपका लिया था। एक ठंडक सी उतरी थी उसके दिल में, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। सुजाता, क्यों रो रही हो? वह उसे अपने सीने में दबाते फिक्र से बोला। मुझे डर लग रहा था, कोई भी नहीं था यहाँ, वह हिचकियों से बोली। जबकि रजत उसे देखकर तसल्ली में हो गया था। कुछ नहीं हुआ, कोई डर नहीं, मैं हूं ना यहीं तुम्हारे पास। वह अपनी आदत के बिल्कुल उल्टा जाकर उसे अपने साथ लगाए उसके आंसू पोंछता उसे तसल्ली दे रहा था। अंधेरा हो गया था, बारिश भी बहुत तेज बरस रहा था। उसका हाथ थामे बोली, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तभी फिर से बिजली कड़की। वह फिर से चीख मारती उसके सीने में छुप गई। उसका यूं बार बार अपने सीने में समाना महसूस करते रजत के दिल के तार छिड़े थे। वह एक जवान मर्द था और वह कम उम्र की पत्नी थी। पूरा हक रखता था। इतने साल से दूरी बनाए हुए था वह सिर्फ अपने घमंड और जिद में, लेकिन जमुना आंटी के जाने के बाद वह सब कुछ खत्म कर गया था। वह खुद भी नहीं जानता था उसे वो बहुत प्यारी हो गई थी। उसके आंसू रजत के दिल पर गिरते थे। अभी वे और ज़्यादा उसको कुछ कहता, तभी लाइट्स ऑन हो गई। लो, आ गई लाइट। वह मुस्कुराया था, उसका डर थोड़ा कम हो सके। वह भी थोड़ा हिचकिचाते पीछे हट गई। मैं तो गीला ही था और तुम्हें भी खुद चिपका कर गीला कर दिया। जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वह उसे नरम निगाहों से देखता अलमारी से अपना ड्रेस निकालने लगा तो वो पीछे हटती, खुद भी उसके पीछे अलमारी की तरफ बढ़ी। वह डर जो थोड़ी देर पहले उसकी आत्मा में समाया था, अब रजत के होने से वह कहीं दूर भाग गया था। वह बराबर छींकते हुए अब तंग पड़ गया था। ये लीजिए। रजत, जो लैपटॉप पे काम कर रहा था और ठंड लगने से छींके भी जा रहा था, अपने पास सुजाता की आवाज़ सुनते हुए सर उठाकर उसे देखने लगा। ये उसके हाथ से गर्म दूध का गिलास लेता थोड़ा मुस्कुराकर हैरान हुआ था। आपको ठंड लग गई है ना, ये पी लीजिए, फिर दवाई ले लो और रेस्ट करो। आज वह बिल्कुल पत्नियों की तरह बिहेव कर रही थी। रजत को उसका ये ख्याल करने वाला अंदाज बहुत अच्छा लगा, जैसे वह एक मैच्योर लड़की हो। अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही लड़की तो चाहता था जो मैच्योर दिखे। पर वह अब मुस्कुराती क्यों नहीं थी? वह उसे तंग भी नहीं करती थी। रजत ये सब मिस कर रहा था, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहता था। थैंक्स, वह उससे दूध लेते हुए होंठों से लगा दिया। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। आपको रेस्ट कर लेनी चाहिए। बाहर बारिश का जोर टूटा हुआ था। रूम का हीटर ऑन था। कमरा अच्छा खासा हीट पर था, इसलिए अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? रजत ने बातों को मोड़ा। ठीक है, वह मुंह बनाते हुए बोली। कोई समस्या तो नहीं? वह उसके तरफ देखकर थोड़ा सोचने लगा। मुझे कोई समस्या नहीं, तुम पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हो तो? वह कहने लगी, सच में? वह दिल छोटा करके रह गई। अच्छा, ये तो बताओ तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने कह रखा है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये जानते हुए भी वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है ना? ये मेरा हक है, आप इसे नहीं छीन सकते। मैं अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहती हूँ। वह कुछ सोचता हुआ उसे देखने लगा। ठीक है, फिर जो करना चाहती हो कर सकती हो। वैसे मेरे ऑफिस में एक अकाउंटेंट की सीट खाली है, तुम चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनते ही सुजाता का दिल खुशी से झूम उठा।
चलो सिंपल, सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ऑफिस जाया करो। वह उसके आसानी के लिए सारी समस्याएं ही हल कर गया था। आप सच कह रहे हैं? आप सच में मुझे अपने साथ ऑफिस में लेकर जाओगे? वह बड़ी आश्चर्य में पड़ते हुए बोली। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वह फिर से छींक मारते हुए टिश्यू पेपर से अपनी नाक को लाल कर चुका था। उसे देखने लगा। आप सारी बातें छोड़ो, प्लीज़ उठो, रेस्ट करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके हाथ से लैपटॉप लिए एक तरफ रखते उसका हाथ पकड़कर रजत ने उसे कलाई से थामे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। वह धड़कते दिल से उसे देखने लगी। दोनों की नज़रों का गहरा मिलन हुआ। अगर इतना ख्याल करने लगोगी तो इस दिल को बेकाबू होने से बचा नहीं पाऊंगा, वह गंभीर शब्दों में कहता, उसके बालों को कानों के पीछे करता, गहरी निगाहों से देखता बोला। सुजाता का दिल बुरी तरह से धड़का। उसकी पलकें भारी हो रही थी। वह उसे बहुत मज़े से गोद में लिए बैठा निहार रहा था। आपको नींद आ रही है क्या? वह उसकी नज़रों से उलझते हुए बोली। आज सोने का जी नहीं कर रहा। उसकी कमर पर उंगलियों से टच करता गंभीर शब्दों में बोला। सुजाता का दिल पसलियों से टकराकर पागल होने लगा था। घबरा क्यों रही हो? वह उसे थोड़ा करीब करते उसे सीने से लगा लिया था। वह घबरा रही थी, लेकिन मन ही मन खुश भी हो रही थी। अगले ही पल वह उसे अपनी गोद में भर गया था। आपकी तबीयत? उसके गले के पास अपनी बाहों को जमाकर बोली। तुम हो ना ठीक करने के लिए? जैसे आज बेकाबू हुए जा रहा था। वह अपने पास खूबसूरत लड़की के नशे में चढ़कर बोल रहा था। वह उसे बिस्तर पर लिटाता उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ किया था। वह थोड़ा सा हिचकिचाई थी, लेकिन वह उसके आंखों पर, उसके होंठों पर अपना दहकता हुआ होंठ रख चुका था। रजत ने बेकाबू होकर उसका माथा चूमा था और फिर उसके गर्दन और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर जोर से चिपकाया था। उसका गर्म हाथ अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए गहरी सांस भरते अपनी आंखें बंद कर गई थी। उसके हाथ का दबाव महसूस करके वह मदहोश होने लगा था। रजत, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरे हर दर्द की दवा तुम हो। उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। उसकी नाक के साथ नाक रगड़कर अगले ही पल फिर से छींक आई। वह एकदम तकिए पर गिरता छींक की वजह से दूर हो गया था। आप अपनी हालत देखो, आप रेस्ट करें। उठकर उसके पास होती हुई डर से बोली। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें पाना है, हर हाल में। वह उसके कमर पर हाथ डालता उसे अपने ऊपर गिरा गया था। उसकी धड़कनों को अपने मजबूत सीने से मसलते हुए महसूस कराते वह मुस्कुराया था। उसे पूरा अपने अंदर जकड़ लिया था। उसके बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। जब शादी से पहले उसने रजत के मर्दानगी को ललकारा था, अब उसे वे शब्द याद आ रहे थे। वह ये कहकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार गई थी। कुछ नहीं होगा, थोड़ा बर्दाश्त करो, वह कहते हुए उसके सांसों को एकदम से चुरा गया था। सुजाता सांस भी ना ले पाई थी। वह बुरी तरह से उसकी सांसों से लिपट गया था। साथ दो मेरा। जरा सा होठों को पीछे करता हुआ उसके ब्लाउज के हुक को खोलता अपना हक जताने वाले अंदाज में बोला, जबकि वह तो अपनी बढ़ती धड़कनों को ही संभाल रही थी। मेरा साथ दोगी तो तुम्हें दर्द कम होगा, वरना दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। उसके धड़कनों को सुनता उसको अपनी मर्दानगी का एहसास दिला चुका था। वह दर्द में चिल्लाती अपनी आंखें बंद कर गई थी। वह बस टूट कर उसका नाम बार बार लेती उसे और ज़्यादा मदहोश कर रही थी। कुछ बुखार का असर था, कुछ प्यार का नशा था। वह कहता चला जा रहा था, उसकी ब्यूटी बोन पर होंठ रखते, और उसे बेहाल कर गया था। वह एक सिसकी भरकर रह गई। ऊपर होते हुए अपनी शर्ट उतारकर उछाल गया था। सुजाता यूं अपना खुला हुआ जिस्म देखते अपना चेहरा छुपा गई थी। वह शर्म से बेहाल हुए जा रही थी। उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाता, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसाते वह उसके थोड़ी पर होंठ रखता उसके होंठों को चूम सा गया था। वह अपना सांस सीने में ही रोक गई थी। उसका पूरा जिस्म आग हुआ था, जैसे दहकता अंगार। पल में वे दोनों पसीने में नहा गए थे। रजत के जिस्म से पसीना गिरते उसे निहाल कर रहा था, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हट रहा था। सुजाता को अपने दिल पे समा कर ही दम लेना चाहता था। जो उसको हर पर्दे से आज़ाद कर गया था, उसके आत्मा में समा गया था, उसको अपने सीने में भींच गया था। वह उसके खराब तबीयत की वजह से उसके लिए फिक्र कर रही थी, लेकिन वह यूं था जैसे दहकता आग बना हुआ था। लेकिन उसके यूं बार बार उसका नाम बुलाने पर उसे बेकाबू कर गया था। वह जैसे अपने होश में था ही नहीं। वह जिस तरह उसमें समा रहा था, सुजाता की सिसकियां और आह बढ़ती जा रही थी। वह गहरी सांस भरता, उसे खुद से लपेटे, खुद नीचे होता, उसे अपने सीने पर गिरा चुका था। वह अपनी आंखें बंद किए उसके सीने में लिपटी रही। वह बार बार पूछती थी, आप ठीक हैं? अपनी धीमी आवाज़ से उसका हाल पूछ रही थी। वह उसके जलते जिस्म के साथ जरा सा सर उठाकर उससे पूछ रही थी, आज तुमने जो मुझे सुकून दिया, उसके बाद मैं बिल्कुल सुकून में हो गया हूँ। उसके माथे पर अपने होंठ रखते मोहब्बत से आंखें बंद करते बोला। वह शर्माकर उसके सीने में छुप गई।
वो उसके बालों पर हाथ फेरते बोला, भगवान ने सच में पति और पत्नी के लिए एक दूसरे में सुकून दे रखा है। इस बात की समझ पहले नहीं थी, आज तुम पास आई तो एहसास हुआ। तुम सच में मेरा सुकून हो। बहुत बेचैन था, मेरा दिल उसे दिल कहकर बुला रहा था। उसके बार बार दिल कहने पर सुजाता का दिल बार बार धड़क रहा था। पर आज तुमने उसे बिल्कुल सुकून में कर दिया। थैंक यू सो मच। उसके भारी भारी पलकों पर अपना होंठ रखता धन्यवाद कर रहा था, जबकि उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। वह जो आग की भट्टी बना हुआ था अब काफ़ी ठंडा और नॉर्मल हो गया था। आप आराम करो रजत, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरी जान, बस तुम्हें गले से लगाकर सोना चाहता हूँ, वह गंभीर शब्दों में नींद में जाते हुए बोला। वह करवट लेता उसे अपने सीने से लगाए उसके गर्दन पर मुंह छुपा गया। सुजाता को लगा जैसे वो बुखार में तप रहा है, कुछ भी बोले जा रहा था। शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या बोल रहा है। और यही आदमी अब सुबह उठकर बात से मुकर जाने वाला था। तब सुजाता के दिल पर क्या बीतने वाली थी ये वही जानती थी, या उसका भगवान जानता था। सुबह दोनों काफ़ी देर तक सोते रहे। रजत की ही आँख खुली थी। उसने कसमसाकर अपने पास सोती हुई सुजाता को देखा। एक पल तो उसे समझ ही नहीं आया उसके इतने करीब बिन कपड़ों के क्यों लेटी हुई है। दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसका सर दर्द से फटने लगा था। धीरे से सुजाता का सर अपने सीने से हटाता अपना कमर पीछे करता उठा था, लेकिन अगले ही पल वह भी ठिठक कर उठी। वह सिर्फ ट्राउजर पहने हुआ था। पलटकर सुजाता से हाथ हटाया तो सुजाता सिर्फ अपनी नाइटी पहनी दिखाई दी। उसकी बिखरी हुई हालत सारी कहानी सुना चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से रजत को कुछ भी याद नहीं था। वह अपने दिमाग पर जोर डालता उठता बाथरूम में घुसा। उसे यकीन नहीं आ रहा था वह सुजाता के पास भी जा सकता है, जबकि उसने तो कसम खाई थी। शायद रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे होश नहीं रहा। लेकिन वह होश में थी, उसने मुझे क्यों नहीं रोका। वह सावर के नीचे खड़ा दीवार पर मुक्के बरसा रहा था। तौलिया पहने बाहर आया तो सुजाता जाग चुकी थी। वह भी नहाकर अपना ड्रेस पहन रही थी। जब रजत को रूम में आता देखकर उसका हाथ थामने लगी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई, लेकिन रजत उसे नज़रअंदाज करता अलमारी से अपना ड्रेस लेते ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ। उसका ये अंदाज देखती सुजाता का दिल किसी अनहोनी के अंदाज में धड़का था। रजत रुको, मेरी बात सुनो। वह जूस का गिलास लेती बाहर आई थी, लेकिन रजत को रूम में ना पाकर बाहर आई तो वह ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। उसने रजत को पुकारा तो वह एक पल को रुका, उसके तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। आप बिना कोई बात किए जा रहे हैं? नाश्ता भी नहीं किया? वह सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। धीरे से बोली, पहली बात सुजाता, मेरे साथ पत्नियों की तरह बिहेव करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, तुम अच्छे से जानती हो मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ, इसलिए मुझे मत बताओ। फिर तो आप रात की हमारी वेडिंग नाइट भी भूल चुके होंगे। वह धीमी आवाज़ में बोली। कुछ पल यूं ही चुप था। अगर मुझे याद नहीं था, तुम्हें तो याद था, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? उसके लिए मुझे किसी तरह का ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं होश में नहीं था, पर तुम होश में थी। तुम अपने आप को बचा सकती थी। आपको देर हो रही है रजत, आपको जाना चाहिए। वह स्टॉप अंदाज में दिल पर पत्थर रखकर बोली। वह उसकी आंखों में क्या कुछ न था। वह टूटे सपने, वो मीठा दर्द, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। रजत बोलता हुआ बाहर निकल गया। शाम को ऑफिस ज्वाइन कर लेना। उसके पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर बह निकले। उसे अंदाजा नहीं था कि रजत इतनी जल्दी सब कुछ भुला देगा, लेकिन अब उसने सोच लिया था वह मरती मर जाएगी, लेकिन कभी उस आदमी के नज़दीक नहीं आएगी। मर्द था ना, इसलिए गिरगिट की तरह रंग बदल गया था। सच कहते हैं औरत मर्द पर बहुत जल्दी असर करती है, और मर्द के घुटनों में ही अकल होती है, जबकि मर्द औरत पर बहुत देर बाद असर करता है, और इतना गहरा असर करता है कि वह सारी ज़िंदगी समझ नहीं पाती। यही वजह थी उस दिन के बाद से रजत तो अपनी लाइफ में ऐसा बिजी हो गया कि वह भूल ही गया था कोई सुजाता नाम की लड़की उसकी पत्नी भी है, और उसने सुजाता को अपने ऑफिस में जॉब भी दे दी थी और खुद विदेश चला गया। उसके विदेश में भी कई कंपनी चल रही थी जिसमें रजत की बहुत ज़रूरत थी। रजत को वहाँ काफ़ी टाइम लगने थे। इधर सुजाता उसकी ऑफिस भी संभाल रही थी और घर भी। सब घर वाले अब भी उसे इतनी ही इज्जत और प्यार देते थे, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ टूट चुका था ये सिर्फ वही जानती थी। उन दिनों उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। नंदिनी उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसका शक सही निकला। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। सभी बहुत खुश हुए और उसके वारी जा रहे थे, पर सुजाता ने सबको अपनी कसम देकर मना कर दिया कि कोई भी रजत को ना बताए, वह खुद उसे सरप्राइज़ देगी। और जब वो वापस लौटा तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसके साथ हवेली के अंदर दाखिल होती एक लड़की को देखकर
सभी दंग रह गए। ये कौन है? रजत से नाना जी ने आगे बढ़कर कड़कदार शब्दों में पूछा। ये नैना मेरी दोस्त है और होने वाली पत्नी। उसके शब्दों ने सबको हक्का बक्का कर दिया। तुम होश में तो हो रजत? क्या बोल रहे हो? सुजाता भी मेरी पत्नी है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पायल मेरी उम्र की है और मैच्योर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी बिजनेस पार्टनर भी है और उसकी और मेरी खूब जमेगी। और पायल को भी इससे कोई परेशानी नहीं। अब मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुन चुके हो। किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठोस शब्दों में कहता हुआ एक गहरी निगाह सुजाता पर डालता मुंह फेर गया था। सुजाता की आंखें भीग गई थी, लेकिन चेहरे पर एक जख्मी मुस्कान ने उसको छू लिया था। नाना जी गुस्से में चिल्लाकर बोले, मैं तुम्हें ये बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा रजत। मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए नाना जी। मैं छोटा सा बच्चा नहीं, अपना अच्छा बुरा खुद सोच समझ सकता हूँ। वह गुस्से के अंदाज में कहता पायल के तरफ मुड़ गया। वहीं पर नाना जी खड़े बहुत गुस्से से दहाड़ रहे थे। पास खड़ी नौकरानी को बोले, पायल को घसीटकर कमरे में लेकर जाओ। तुम गलत कर रहे हो। नाना जी ने अफसोस से सर हिलाया। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहता वह सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और तब सबको सुजाता ने अपनी कसम देकर इस मामले में चुप रहने को कह दिया। वह नहीं चाहती थी कोई भी रजत की खुशियों में रुकावट बने। और फिर उसकी प्रेगनेंसी की खबर किसी ने भी रजत को देना ज़रूरी नहीं समझा। उसने सबका दिल दुखाया था। वह सबको उसके लिए राजी करती। रूम में आई तो वह हमेशा की तरह लैपटॉप पर काम करता दिखाई दिया। वह ड्रेसिंग के सामने खड़े होते उसका हाथ अपने पेट को छू गया। उस खुशी को महसूस करके वह उठी थी, लेकिन रजत ने उसे फिर से मुर्दा कर दिया था। बहुत समस्या है ना सबको मेरी दूसरी शादी से, और ज़रूर तुम्हें भी होगी। वह अपनी आईब्रो को उचकाते हुए बोला। सुजाता मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर खड़ी होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत पहले अंदाजा हो गया था आप एक दिन दूसरी शादी जरूर करोगे। खैर अब छोड़िए इस बात को। अब ऐसी कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होगी। आप अपनी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये कमरा मैं बहुत जल्द खाली कर दूंगी। वह एक नज़र कमरे को देखती खालीपन से बोली, तुम्हें किसने कहा पायल इस कमरे में आएगी? उसके लिए ऊपर अलग कमरा बनवाया हुआ है। डोंट वेरी, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा रहेगा। काश उसकी बात पर बेकाबू होकर सुजाता के होंठों से निकला, अब चाह नहीं रजत, मैं सब कुछ छोड़कर पीछे हट रही हूँ। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। वह ठोस शब्दों में कहती पलट गई। जबकि उसका ये अंदाज देखता रजत थोड़ा उलझ गया था। घर भर में पायल और रजत की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। नंदिनी के साथ जाकर उसने पायल के लिए खूब शॉपिंग की। उसकी मेहंदी, बारात, रिसेप्शन, सबके ड्रेस, ज्वेलरी एक से बढ़कर एक खरीदा गया। नंदिनी उसे यूं देखती बस रो देती। मम्मी जानती हैं, हर लड़की का अरमान होता है उसकी मेहंदी हो, बारात आए, उसे दूल्हा लेकर जाए, लेकिन सबके अरमान पूरे नहीं होते। वह दुखी दिल से बोलते मुस्कुरा भी रही थी। पायल उस लड़की का हौसला देखते दिल ही दिल में गिल्टी महसूस कर रही थी। कल मेहंदी थी और सब तैयारी खुद सुजाता ने की थी। पायल की मेहंदी भी उसने खुद लगाई थी। उसकी हथेली पर रजत का नाम लिखते एक आंसू पलकों से गिरा था, जिसे वह बहुत सावधानी से साफ कर गई थी। मैं आती हूँ। अब बर्दाश्त हद से ज़्यादा बढ़ गई थी तो वहाँ से उठ गई। सबको छोड़कर वह छत पर चली गई। वह रोना चाहती थी, अकेले में छुप कर। ना रोती तो घुट घुट कर मर जाती। उस रात अंधेरे में अकेले वह छत पर बैठी घुटनों में सर दिए बिलक बिलक कर रोती। माँ को याद कर रही थी। आज वे खुद बहुत अकेला महसूस कर रही थी। काश माँ आज आप जिंदा होती तो देखती आपने कितना अच्छा फैसला किया था। वह अपनी हथेली को देखती हिचकियाँ ले रही थी, जिस पर रजत के नाम की मेहंदी लगाने की उसे हसरत रह गई थी। वह रोकर दिल का बोझ हल्का करके वह आंसू पोंछती उठी थी कि बुरी तरह चकराकर पीछे गिर पड़ी। उसी पल रजत ने ऊपर आते उसे गिरते देखा तो जल्दी से उसे थाम लिया। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, फिर खोल नहीं पा रही थी। वह उसे अपनी बाहों में भरे नीचे ले आया। रूम में लाता उसे थपकियां देता होश दिलाने लगा। उसे पानी पिलाया तो कुछ होश में आती हुई दिखाई दी। ऐसी हालत में अकेले छत पर क्यों बैठी थी? इतने में बाहर शोर मचा कि बारात आ गई। सारे घर वाले हैरान हुए, आखिर बारात किसकी आई है? तभी पायल ने सबको सच बता दिया। उसने कहा, रजत मेरा दोस्त है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। ये सच है। मैं रजत से शादी नहीं कर रही। रजत का जिगरी दोस्त है, उससे मेरी शादी हो रही है और वह भी मेरी पसंद का है। रजत ने ही कहा था ये सब ड्रामा करने के लिए, सो मैंने किया। और उसने कहा था मैं तुम्हारी शादी अपने घर से करूँगा, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसलिए हमने और रजत ने मिलकर ये नाटक किया था। लेकिन बारात मेरी असली आ रही है और मैं शादी आज ही करने वाली हूँ, कुणाल के साथ। ये सुनते सबका गुस्सा शांत हो गया
और सब बारात की स्वागत में लग गए। इधर रजत सुजाता को गुस्से से थपकाता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनती हुए चौंकी। क्या रजत को सब पता चल गया? ऐसे क्या देख रही हो? तुम जितनी चालाक बनती हो उतनी बेवकूफ़ हो। तुम अपनी कान और आँख खुली रखती तो ये नौबत नहीं आती। और तुम सच में बहुत घमंडी हो। मेरे विदेश जाने के बाद तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया था। मैं रोज़ तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और तुम्हारी सहेली पुष्पा से तुम्हारा हाल चाल लेता रहता और पुष्पा को मना कर दिया था कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। पुष्पा ने मुझे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसके कई दिन बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा कि तुम मुझे फ़ोन करके बताओगी। उल्टा तुमने तो सबको ही मना कर दिया कि ये बात मुझे ना बताई जाए। मेरे अंदर भी अकड़ कम नहीं था। मैंने भी तुम्हें तड़पाने के लिए ये सब खेल रचाया। मेरी और पायल की शादी नहीं हो रही, पायल और कुणाल की शादी हो रही है। देखो बाहर बारात भी आ गई और चलो मुझे और तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे हैं। शादी की सारी तैयारी करके खुद मुंह छुपाकर ऊपर बैठी हो। जल्दी नीचे चलते हैं, नहीं तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। वह उसे अपने सीने में दबाए उसे आश्चर्य से देख रही थी। सच में उसने एक बार भी रजत से फ़ोन पर बात तक नहीं की थी। रजत उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प गया था, इसलिए उसने ये सब खेल रचाया था। रजत और सुजाता नीचे सीढ़ियों से उतरे तो सबकी नज़र उन्हीं पर पड़ी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सबको पता चल गया था पायल और कुणाल की शादी संपन्न हुई। रजत और सुजाता एक बार फिर प्यार की वादियों में खो गए। हम दोनों ने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा कर लिया। सुजाता ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया, जिससे हवेली की खुशियाँ फिर से दुगनी हो गई थी। अक्षरा की भी शादी रजत ने अपने दोस्त के भाई से करवा दी थी। लड़का अक्षरा को बहुत पसंद था। अभी हवेली में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।